गुड नून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6 का सोशल स्टडी पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब सूरज डूब जाता है उस वक्त हम लोग आकाश को देखते हैं तो आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। और शुरू में एक दो चमकते हुए बिंदु आसमान में दिखाई देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसका संख्या बढ़ते जाता है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। हम लोग उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत छोटी छोटी सब चमकदार वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। कुछ चमकते हैं, कुछ धुंधला होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों, और ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे लगा हुआ हो। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। उसमें से कुछ क्या होता है, वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें से कुछ अलग चमकते हैं, अलग दिखाई देते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये क्या होता है, बिना कि टिमटिमाते हुए वो चांद की तरह चमकता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग चांद को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये अलग अलग समय में अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। हम पूरा चांद को पूरा कब देख सकते, महीना में एक ही बार देख सकते हैं। वो कब होता है, जब पूर्णिमा होता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद फिर हम इसको नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। वो क्या कहलाता है उसके बाद, अमावस्या की रात या नए चंद्रमा की रात्रि। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसी रात में क्या हुआ, अगर आसमान साफ रहता है तो हम आसमान का अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। आश्चर्य इस बात का होता है कि हम उस चीज़ को रात में देखते हैं, दिन में नहीं देखते। और वो इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी ज़्यादा तेज होने के कारण उसको हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा उसके जैसे जितने भी वस्तु आसमान में हम रात में देखते हैं वो सब क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होता है, बड़े आकार का होता है और गर्म होता है। ये गैसों से बने होते हैं। ये गैस से बना हुआ होता है। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। इसके पास अपना उष्मा होता है और अपना लाइट भी होता है, प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिसको वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करता है, एक्सक्रेशन जिसको बोलते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। और सूर्य भी हमारा क्या है, एक
तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात में जो तारा चमकता है वो अनगिनत है, बिना काउंटिंग अनकाउंटेबल, और वह सूर्य के समान ही है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो हम लोगों से ज़्यादा दूर होने के कारण हम लोग उसके ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं और छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई किसी चीज वस्तु को अगर दूर से देखते हैं तो उसको बड़ा चीज भी हम लोगों को छोटा दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। उस जिस तरह से हम लोग आसमान में जहाज को देखते हैं वो हम लोगों को क्या छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात में क्या हम आसमान को क्या कर सकते हैं और देखते हैं तो क्या है, तारा सब जो है अलग अलग आकृति का अलग अलग अपना ये बनाता है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। असरा, मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। बहुत आसानी से जिसको हम लोग पहचान लेते हैं उसको वो कौन सा नक्षत्र है, स्मॉल बियर, जिसको हम लोग सप्तऋषि, 7 तारा जिसमें होता है। ये 7 तारों का समूह होता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आप अपने परिवार में या पड़ोस में किसी व्यक्ति को बोलिए कि वो आपको आसमान में और भी नक्षत्र के बारे में बताए और वो दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में जब इस तरह का आधुनिक ये नहीं हुआ था तो क्या करता था, तारा से ही अपनी दिशा का पता लगाता था कि कौन सा दिशा किधर है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तर की तरफ जो तारा दिखाई देता था उसको उत्तरी तारा और उत्तरी ध्रुव तारा कहा जाता था। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये आसमान में एक जगह फिक्स रहता है। इसको हम सप्तऋषि, 7 तारा का जो समूह होता है उसकी मदद से जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि इस सप्तऋषि मंडल के संकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। सप्तऋषि मंडल को हम लोग अगर एक लाइन खींचते हैं तो वो हम लोगों को, एक काल्पनिक लाइन अगर खींचते हैं तो वो हम लोगों को उत्तरी ध्रुव की तरफ लेके जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होता है उसमें क्या होता है, अपना ऊष्मा नहीं होता है और उसको अपना लाइट नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो क्या होता है, स्टार्स जो होता है, तारा जो होता है उसके रोशनी से वो चमकता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनिटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह। पृथ्वी भी हमारा क्या है, एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ये अपना ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है ये अपना ऊष्मा और लाइट। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को हम लोग अगर बहुत दूर से देखते हैं जैसे चंद्रमा से तो वो हम लोगों को
एक चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में हम जो चांद को देखते हैं वो क्या है, एक्चुअली में एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी की तरह और 7 ग्रह है जो सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करता है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। उनमें से कुछ का क्या है, अपना उपग्रह भी है। सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य अपना 8 ग्रह और उपग्रह और खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिला करके अपना सौर मंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जिसका मुखिया सूर्य है उसको हम लोग सौर परिवार बोलते हैं और उसका मुखिया सूर्य है। अब आइए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये सौर मंडल, सोलर सिस्टम जो होता है उसके बीच में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये क्या है, बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैस जो है उसी से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव है वो इसको सौर मंडल से क्या करता है, बांधे रहता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य ही ऐसा चीज है जो सौर मंडल को प्रकाश और ऊष्मा देता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसका जो अत्यधिक हीट होता है उसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ये है तो एक्चुअली में बहुत नज़दीक का तारा, लेकिन हम लोगों से बहुत दूर है, इसलिए हम लोग उसका हीट को ज़्यादा तेज महसूस नहीं करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी से लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह, प्लैनेट। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और ये दूरी के हिसाब से है। दूरी के हिसाब से सबसे पहले क्या है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये दूरी के हिसाब से। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सारे सूर्य का चक्कर लगाता है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। ये उसका जो रास्ता तय करने का ये होता है, वो एक क्या होता है, वृत्ताकार का ये होता, पथ होता है, रास्ता, उसी में वो ये रास्ता तय करता है। ये कक्षा कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे कौन सा ग्रह है, बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को कितना दिन लगता है, 88 दिन का समय लगता है। ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह जो है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का ये जुड़वां ग्रह है। उसमें वो पृथ्वी के जैसा ही है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए उसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरिस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो को भी हम लोग अब तक ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 में जो बैठक हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बैठक, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये
ग्रह नहीं, इसको ग्रह नहीं मानना, ये बौना ग्रह है। अब अपना पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है, तीसरा प्लेनेट है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और ये साइज के हिसाब से 5वें नंबर पे है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यहाँ ये जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उस जगह वो क्या है, थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग भू-आब कहते हैं, क्योंकि वह थोड़ी चपटी है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब हम बोलते हैं उसको जो पृथ्वी की तरह ही समान आकार का होता है, समान साइज का होता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन का जो भी रहने का ये होता है सामान, वो सिर्फ पृथ्वी में ही पाया जाता है और दूसरे ग्रह में नहीं मिलता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। ये क्या है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी में क्या है, हवा और पानी दोनों मौजूद है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं और हवा में जो ऑक्सीजन जरूरी ये होता है गैस, वो ऑक्सीजन गैस है और वो मौजूद है इसमें। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, यही सब वजह है, यही कारण है कि जो पृथ्वी जो है सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से जब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है और इसका नीला दिखने का कारण है कि इसका 2/3 हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। हमारा पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम चंद्रमा के नाम से, मून के नाम से जानते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, इसका जो डायमीटर होता है वह पृथ्वी के 1/4 ही है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हम लोग को बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि और सब जो ग्रह है वो दूर है, लेकिन ये नज़दीक होने के कारण ये हम लोग को बड़ा दिखाई देता है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये हमसे कितना है, 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो अब हम ये तुलना कर सकते हैं कि पृथ्वी कितना दूर है और सूर्य कितना दूर है और चांद कितना दूर है हम लोगों से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चांद जो है पृथ्वी का, हमारे जमीन का, वो एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ये लगभग क्या है, उतने ही दिन में अपने एक्सिस पर एक चक्कर घूमता है, पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसी कारण हम लोग चांद का एक ही भाग को देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चांद की जो परिस्थिति है वहाँ जीवन संभव नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु। वहाँ क्या, ना तो वाटर है ना एयर है, कुछ भी नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, पर्वत है, मैदान है और गड्ढा है। इसी की वजह से चांद में जो छाया हम लोगों को दिखाई देता है, ये उसी वजह से छाया दिखाई देता है।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब वो चांद पूरा हो जाता है उसमें हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं, इसके छाया को। क्षुद्र ग्रह के तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारा, ग्रह, उपग्रह, इसके अलावा और छोटे छोटे से बहुत सारे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है उसका ऑर्बिट जो उसके बीच में ये पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह जो है ये ग्रह का ही पार्ट है, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, विस्फोट हुआ जिससे वो टूट करके अलग हो गया। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर छोटा छोटा जो पत्थर घूमता है उसको हम लोग चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी परिवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ये चक्कर लगाते लगाते इतना नज़दीक आ जाता है कि वो पृथ्वी पे भी आ जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। वो उस प्रक्रिया में, गिरने की प्रक्रिया में क्या होता है, हवा के साथ इसका घर्षण होता है, फ्रिक्शन, और जिस कारण से वो गर्म होकर के जल जाता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक चमकता हुआ रोशनी होता है, पैदा होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। कभी कभी क्या होता है, ये आधा ही जलता है और जमीन पे आ जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाए, जिसके कारण जमीन पे गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? का समूह है। चौड़ा पट्टी जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? तारों का समूह होता है। ये पट्टी आकाशगंगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल भी जो है इसका क्या है? एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था कि आकाश में एक रोशनी का नदी बह रहा है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। ये क्या आकाशगंगा में क्या है? करोड़ों तारा है, बादल है और गैस है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इस तरह का लाखों इसमें ये मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की जो हम लोग विशालता का कितना बड़ा है उसका हम लोग कल्पना करना हम लोगों के लिए क्या है? कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक लोग जो हैं इसका अभी भी खोज कर रहा है कि ये कितना बड़ा है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका क्या आकार है, क्या साइज है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बना के देंगे और इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसका PDF लोड कर सकते हैं। थैंक यू।